हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं KVS PGT 2018 के फिजिक्स के पेपर के बारे में और साथ ही फिजिक्स के 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो कृपया मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सामान्य हिंदी से जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन होते हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से 10 क्वेश्चन होते हैं, तार्किक योग्यता से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता से 10 क्वेश्चन होते हैं, शिक्षा शास्त्र से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार 70 क्वेश्चन हो गए और बाकी 80 क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट से आते हैं। और समय जो होता है ये 2.5 घंटे का समय होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग का है, दो एक समान वृत्ताकार पाशु P और Q जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या R है को लंबवत समतलों में रखा गया है, जिनसे होकर क्रमशः धारा I तथा √3I प्रवाहित हो रही है तथा इन दोनों का केंद्र एक ही है। केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का जो है सर्कुलर लूप है और इनका केंद्र एक ही है। तो इन दोनों को परस्पर लंबवत रखा गया है। तो जैसे मान लीजिए कि लूप Q जो है इसको हम वर्टिकल रखते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं P को, तो इसके सेंटर पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम जो है राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि ये अंगूठे के साथ लंबवत हो, तो यदि हम अपनी अंगुलियों को जो है धारा प्रवाह की दिशा में मोड़ें तो अंगूठा पर जो लगने वाला अंगूठा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो Q लूप है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है BQ इस डायरेक्शन में होगा, x दिशा में। इसी प्रकार से P के कारण जो है केंद्र सेंटर पर y दिशा में हो जाएगा। और हम यहाँ पर धारा देखिए तो इसमें जो है Q वाले में √3I है और P वाले में I है। फार्मूला जो है B = μ0/4πI/r² समेशन ऑफ dl। यहाँ पर ये लूप का जो है कि पेरीमीटर हो जाएगा या उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इससे हम सर्कुलर लूप के लिए हम निकालेंगे तो B = μ0I/2r आ जाएगा। ये फार्मूले की तरह हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच का एंगल जो है 90 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका μ0I/2r × 2 टाइम्स। तो μ0I/2r जो है ये जो है BP की वैल्यू है। तो इस मतलब यह कि परिणामी B जो है वो BP का 2 टाइम्स है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो मान लीजिए कि जो B जो है यह BQ के साथ जो है थीटा एंगल बनाता है, तो हम डायरेक्शन को tan थीटा से ज्ञात करते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है। तो लंब हम देखते हैं तो BP है लंब डायरेक्शन में और आधार डायरेक्शन में जो BQ है, तो BP/BQ हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे अगर यहाँ से तो ये आ जाएगा 1/√3 और ये tan π/6 की वैल्यू है, इसलिए थीटा = π/6 आ जाएगा 30। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, इसका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति किसी ऐसे मंच पर खड़ा है जिसे घुमाया जा सकता है। वह अपने प्रत्येक हाथ पर 5 किलोग्राम का वजन रखता है। जब व्यक्ति अपनी भुजाओं को क्षैतिज दिशा में फैलाता है तो मंच की कोणीय चाल 50 परिक्रमण प्रति मिनट होती है। अब व्यक्ति अपनी भुजाओं को
शरीर के इतना निकट लाता है कि अक्ष से प्रत्येक वजन की दूरी 80 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि मंच तथा साथ व्यक्ति का जड़त्व आघूर्ण इतना दिया हुआ है तो नई कोणीय चाल लगभग है। लगभग में हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये मंच है, आप सर्कुलर भी मंच ले सकते हैं या जैसे भी हो उसे ले सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति मान लीजिए इसके धुरी पर जो है ये खड़ा है, अपने हाथों को फैलाया हुआ, तो प्रारंभिक स्थिति में 80 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर डिस्टेंस दूरी पर लिया हुआ है और ये मंच घूम रहा है। तो मुख्य एक्सिस जो होगी वो ये होगी यहाँ से। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी बाहरी बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यानी कि I1 ω1 = I2 ω2 होगा। यहाँ पर I1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पर I1 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्य एक्सिस यह है जिसके परितः ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो यहाँ से घूम रहा है, तो हम ये जानते हैं फार्मूला इसका कि I = IC सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस द्रव्यमान गुणे एक्सिस से इस द्रव्यमान की दूरी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, व्यक्ति और इस मंच का जड़त्व आघूर्ण इतना है और हम किसी एक साइड का निकालेंगे क्योंकि दोनों द्रव्यमान सेम है, दूरी भी सेम है। तो इसीलिए हम किसी एक डायरेक्शन का निकाल कर उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा I1 की वैल्यू। तो 2 × 5 × 0.8 का स्क्वायर इंटू 50 जो है दिया हुआ है। इसी प्रकार हम सेकेंड केस में जिसमें 20 सेंटीमीटर दूरी रहती है तो उसके लिए हम निकालेंगे और मान लेंगे कि बाद वाली कोणीय चाल जो है ओमेगा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 86 रिवोल्यूशन प्रति मिनट, ये लगभग में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 पतली छड़ों CAAB तथा BD के एक तंत्र पर विचार कीजिए जिनमें से प्रत्येक की लंबाई L है तथा द्रव्यमान क्रमशः m2 m तथा 3m है। छड़ों का दिए गए चित्र के अनुसार समुच्चयन किया जाता है। तंत्र का संहति केंद्र कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र को। तो इसमें जो है ये मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है ओरिजिन और ये छड़ें सब एक समान हैं। तो इसीलिए हम इसका जो है सेंटर ऑफ मास है वो इसके मध्य बिंदु पे होगा। तो इसकी अगर लंबाई L है तो ये दिया हुआ है पहले से ही, तो L/2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इनकी यहाँ से सेंटर पर और यहाँ पर इसके पूरे द्रव्यमान जो है हम केंद्रित मान सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे किस तरह से। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा L/2, 0, इसका हो जाएगा -L/2, 0 और इसका हो जाएगा 0, L/2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपान m1 + m2 + m3। इसी प्रकार y का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 छड़ें हैं इसलिए अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो m इंटू ये डिस्टेंस रख देंगे प्लस 2m इंटू 0 प्लस 3m इंटू L/2 अपान मास का सम कर देंगे। तो ये आ जाएगा x = L/6। इसी प्रकार y का भी आ जाएगा L/6। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि अनुप्रस्थ काट A0 वाले क्षेत्रफल की किसी टोंटी से V0 चाल से पानी गिर रहा है
दूरी h गिरने के पश्चात बहाव के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो जाता है। 4 विद्यार्थी V0 के लिए निम्न सूत्र निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कौन सा सही है, इसको हमको जो है बीमा विश्लेषण के आधार पर ज्ञात करना कि कौन सा सही है। तो हम बिना कलम के उठाए भी इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए हम कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी यूनिट से चेक करते हैं, यानी मात्रक से। तो जैसे मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड इसका होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा ऐसा है इस दोनों में, मीटर और सेकंड में, कि जो अंश और हर दोनों में हो। तो यहाँ देखते हैं कि मीटर जो है अंश और हर दोनों में है, तो इसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा मीटर की घात 4, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक पावर तो इससे कट जाएगी मात्रक की, तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी मीटर, इसको मीटर की घात 4 इसका आधा करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है। अगला है इसका मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट इससे कट जाएगी, तो इसलिए मीटर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा तो मीटर आ जाएगा। तो इसकी संभावना पूरी तरह है कि ये सही हो सकता है। तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, तो हम डायमेंशन फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा g का हो जाएगा LT-2, h का l हो जाएगा, और इसका डायमेंशन कट चुका है, इसलिए हल करने पर आ जाएगा LT-1। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है, यहाँ देखिए बी सही है, तो यहाँ देख लेते हैं कि बी में क्या दिया है। दूसरे ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ के सिरों से किसी ऐसी स्रोत को जिसकी EMF E = E0 sin 100t से संयोजित किया गया है, परिपथ में EMF E और धारा I के बीच कालांतर आरेख दर्शाया गया है, और इसमें पाया जाता है कि कालांतर π/4 है। यदि इस परिपथ में केवल RC, RL अथवा LC अवयव श्रेणी संयोजित हैं, तो इन दो अवयवों के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो हमें इसे सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि इस परिपथ में तीनों में से कौन सा है जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम जांचते हैं, तो एक ग्राफ से हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसका शिखर पहले आता है वो सदैव अग्रगामी होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धारा का शिखर जो है वोल्टेज के शिखर से क्या है, पहले आता है। हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ये पहले आ रहा है शिखर पहले में, धारा जो है इस वोल्टेज से अग्रगामी है। तो ये कौन सा हो सकता है, हम देखिए तो R और L नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इसमें वोल्टेज सदैव अग्रगामी होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी देखते हैं तो ये विपरीत फेज में होता है, दोनों ही धारा और वोल्टेज विपरीत फेज में होते हैं LC में। तो विपरीत फेज का मतलब है कि इनके शिखर जो अपोजिट होंगे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब RC सर्किट होगा। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो हमें गिवन क्या है, π/4 और ओमेगा गिवन है यहाँ पर। इसको कैसे हल कर सकते हैं, हम जानते हैं कि फेज दिया हुआ, तो इसलिए फार्मूला लगाएंगे tan phi = XC/R। तो हम लोग किसी भी फार्मूले में यूज करते हैं तो R सदैव डिनोमिनेटर में होता है, यानी 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और XC का 1/ωc, तो इसको रखने पर आ जाएगा 1/ωcR, यानी कि C आ जाएगा 1/ωR। ओमेगा की वैल्यू यहाँ कंपेयर करके हम निकालेंगे तो 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा। अब R की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम ऑप्शन में देखते हैं, क्योंकि सर्किट हमें पता हो चुकी है RC है, तो RC के संगत में सर्किट देखेंगे तो 1 किलो ओम यहाँ भी है, यहाँ भी 1 किलो ओम है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग थी, तो 1 किलो ओम यहाँ पर, तो 1 किलो ओम रख देंगे यहाँ पर फार्मूले में। तो C की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, तो 101 किलो ओम, तो 10⁻⁵ फैराड आ जाएगी। इसमें 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 माइक्रो फैराड। इसका मतलब 1 किलो ओम और C = 10 माइक्रो फैराड आ रहा है। तो इसकी संगत क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे के अन्य प्रश्नों को भी हम जो है हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारी वीडियो भी आप अवश्य देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।